एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू स्टोरी प्रियु और प्रज्ञा की लव स्टोरी में। सो ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ पे प्यार बाद में होता है और शादी पहले होती है। सो आप लोग बोलेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दो लड़कियों की शादी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। पर यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ क्योंकि इमेजिनरी स्टोरी है तो कुछ भी हो सकता है और आपकी अनन्या के दिमाग में कुछ भी हो सकता है। सो ये स्टोरी थोड़ा सा हटके है और अच्छा लगे तो प्लीज़ फर्स्ट एपिसोड में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारी जो प्रज्ञा होती है ना, वो एकदम बहुत ज़्यादा रिच फैमिली की ना इकलौती वारिस होती है और उसके कज़न होते हैं बट उसके कोई रियल फैमिली मेम्बर नहीं होते हैं और वो बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होती है और उनका ना होटल का बिजनेस होता है। कंपनी मतलब होटल का बिजनेस होता है और वो बहुत सारे होटल की वो मार्केट इकलौती मालकिन होती है और सारा का सारा एम्पायर ना वो खुद ही से ही खड़ी की होती है और उसका एज होता है 33 ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर वो खड़ी की है तो टाइम तो लगा ही होगा तो एज तो होना लाजमी ही है। हाँ, और मतलब वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी होती है ना कि उसको ना ही शादी करना होता है, ना किसी के साथ रिलो में आना होता है, ना कुछ भी करना होता है, बस काम काम काम। उसको ना ये प्यार व्यार सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। सो इन सब चीज़ों से वो एकदम बिल्कुल ही दूर रहती है बट उसकी फैमिली जब उसको फोर्स करने लगती है शादी करने के लिए तो वो बोलती है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तो बेटा लड़कियों से शादी कर लो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हाँ, जो प्रज्ञा होती है ना, वो थोड़ी शॉक होती है कि मेरी फैमिली क्या क्या बोल रही है। फिर वो बोलती है ठीक है, अब मेरे लिए ढूँढो लड़की क्योंकि मुझसे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पटाई नहीं जाएगी। मुझे इन लड़कियों के ना मामले से ना दूर रखिए प्लीज़, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है फिर अगर मैं किसी को ढूँढूँगी तो तुम मुझसे शादी करोगी? तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ, आप बस ढूँढो, मैं मंडप पे आ जाऊँगी और मुझे कोई भी रस्में नहीं चाहिए अपनी शादी में। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम जो जो चाहती हो होएगा बट तुमको शादी में तो एटलीस्ट आना ही पड़ेगा। तो बोलते कि हाँ मम्मा आ जाऊँगी मैं। और दूसरी तरफ हमारी जो पीहू होती है वो 21 साल की, जैसे उसका 21 साल की होती है, एकदम बहुत ज़्यादा चुलबुली, बहुत ज़्यादा क्यूट सी। फैमिली के नाम पे ना उसके बस मम्मी ही होती है और बहुत पुअर फैमिली सी होती है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जो उसको फुल्ली सपोर्ट करती है और जो पीहू की मम्मी है ना, उनको ना बोल सकते हैं कि कैंसर वगैरह हुआ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा पीहू को ही खर्च उठाने पड़ रहे होते हैं। मेडिकल फ़ीस वगैरह, उनकी देखभाल करना वगैरह सब कुछ वही उठा रही होती है। उसके चलते ना पीहू क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी शेफ़ होती है तो जो प्रज्ञा की होटल में ही ना काम ही करती है। तो वो मतलब बहुत अच्छी होती है शेफ़ में, तो बहुत मतलब बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ हेड शेफ़ नहीं बट उसके असिस्टेंट शेफ़ तो वो बन ही सकती है। तो उसको असिस्टेंट शेफ़ बना के वहाँ पे वो रहती है और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम ना उसको होटल में ही रहना पड़ता है क्योंकि होटल के स्टाफ को ना कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली शेफ़ को। तो वहाँ पे भी उसको रूम मिला होता है बट वो वहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहती है और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादातर रहती है। अपनी मम्मी से आती है, बात करती है बहुत टाइम क्योंकि उसकी मम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम वेंटिलेटर पे होती है तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रही होती है। तो वो शुरू होती है कहानी तब कि जब जब प्रज्ञा की मम्मी प्रज्ञा के लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढी होती है और प्रज्ञा को उसके बारे में बताती है। तो प्रज्ञा बोलती है कि मम्मी जिसको भी ढूंढे हो ना, बस शादी डन कर लो। शादी है ना, फॉर्मेलिटी है ना, कर लूँगी मैं बट किसी लड़के को नहीं। मुझे अपने सर के ऊपर कोई भी तांडव करे मुझे नहीं पसंद है, ठीक है? शादी करनी है मैं कर लूँगी बट मुझे आप परेशान मत करो क्योंकि मुझे बहुत बिज़नेस मीटिंग है। ये सब कह के ना वो क्या बोलूँ अपनी मम्मी को ही सुना, सॉरी फ्रेंड्स कि मैं थोड़ी सी स्पीड स्पीड में सुना रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, आज थोड़ा सा मैं खुद ही नर्वस हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यार, बट फन लविंग में सुनाने की ट्राई कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ है यार। तो होप कि ये स्टोरी आप एंजॉय कर रहे होगे। सो मतलब उसकी मम्मी से वो बोलती है कि मम्मी यार मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी शादी-वादी में, तो बस आप लड़की फ़िक्स करिए, मैं मंडप तक पहुँच जाऊँगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि लड़की मैंने फ़िक्स कर दी, उसकी फ़ोटो भेज रही हूँ तुमको। तो बोलती कि ठीक है, फ़ोटो भेजना है, जो करना है, आपको पसंद है ना, ठीक है। मुझे ना उसकी फ़ोटो तक भी नहीं देखनी है और वो जो भी हो मुझे चलेगी। तो बोलते हैं कि तुम
तुमको जो भी किसी से हम शादी थोड़ी ना करवाएंगे बेटा तुमको। वो भी बहुत अच्छी लड़की है और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग्स करती है और हम उनका हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी कांटेक्ट है। तो ये सुन के तो जो प्रज्ञा है ना और खुश हो जाती, बोलती कि अच्छा अच्छी फैमिली से बिलोंग्स करती है, मतलब बहुत अच्छी डील्स भी मिलेगी उनके साथ, मतलब मीटिंग वगैरह और जो प्रोजेक्ट डिले पड़े वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसकी पापा उससे फ़ोन लेके बोलते कि हाँ बेटा सब क्लियर हो जाएगा, बस तुम शादी पे पहुंच जाना। तुम्हारी शादी के साथ ही एक बहुत बड़ी डील भी हम लोग साइन करेंगे उनके साथ। तो प्रज्ञा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और बोलती कि ओके पापा डन, मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगी। और एकदम बहुत स्वैग के साथ ना वो फॉरेन कंट्री टूर के लिए गई होती है, मतलब बिजनेस टूर के लिए गई होती है। और वो इंडिया के लिए फ्लाइट भरती है और इंडिया आ जाती है। और वो रुकती है उसी होटल में जिस होटल में पीहू काम करती है। और प्रज्ञा से ना हर कोई डर रहा होता है, एकदम थर थर काँपता है, मतलब वन का वर्ड। अब उसका इतना बड़ा रुतबा होता है, वो शहर के वन ऑफ द टॉप, शहर के बाहर के भी वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन रईस में से गिने जा रहे होते हैं। जो प्रज्ञा की फैमिली होती है एकदम टॉप रईस रईस लोग होते हैं। तो प्रज्ञा का नाम ही काफ़ी होता है कि उससे डरे हर कोई, उसका ऑरा ही ऐसा होता है कि उससे हर कोई डरता है। किसी को आँख भर के उठा के देख भी ले ना तो सामने वाला इंसान वहीं पे बेहोश हो जाए। तो प्रज्ञा के लुक वाइज मैं बोलूँ, प्रज्ञा बिल्कुल भी 32-33 ईयर की लगती ही नहीं है। उसने अपनी बॉडी को इस तरह मेंटेन करके रखा हुआ होता है ना कि उसके एब्स वगैरह भी एकदम वाव होती है, एकदम वाव। और एकदम लंबी सी, और उसकी नोज़ ना एकदम शार्प, आँखें एकदम तीखी, लिप्स एकदम बहुत स्वीट। वो दिखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है ना, एकदम माइंड वॉश उतनी ही शार्प होती है, उतनी ज़्यादा। और बहुत माशाल्लाह कमाल की ब्यूटीफुल लग रही होती है, एकदम पतली सी स्लिम फिगर, एकदम बोल सकते हैं कि साइज 0, एकदम परफेक्ट फिगर। और जो पीहू होती है ना बहुत ज़्यादा छोटी सी होती है, ज़्यादा हाइट भी नहीं बोल सकते कि 5'2", 5'3" ऐसी होगी उसकी हाइट। और क्यूट सी होती है, पतली सी होती है, पपली सी, बच्ची सी। और उसकी थोड़ी थोड़ी ना उसके ना बहुत लंबे हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हेयर, जिसको ना वो हमेशा बांध के रखती है। और तो सीन की शुरुआत तभी होती है जब हमारी जो प्रज्ञा है ना वो ठहरे की फॉरेन कंट्री से अपने ही होटल आ जाती है। और रूम में जो उसके मैनेजर होता है उसको बोलते हैं कि मुझे विदिन 15 मिनट खाना बना के ला के दो। और वो वाला दिन संडे वाला होता है, छुट्टी वाला दिन होता है। पूरे होटल के स्टाफ, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्टाफ उनकी छुट्टी होती है। और जो व्यू होती है ना वो भी छुट्टी पे जाने ही वाली होती है। तो फिर मैनेजर उसको रोक लेता है और बोलता है कि मैम आइए, उनके लिए कुछ अच्छा सा डिश बनाओ और मेक श्योर कि डिश अच्छा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो पी बोलती हेलो मैनेजर अंकल, मुझे ना इतना इन सब चीज़ों में मत फंसाओ यार, मुझे नहीं करना। हाँ मेरी वैसे भी ऑफ है ना, और मैं इतना रिस्क क्यों लूँ। तो बोलती कि रिस्क तो तुमको लेना पड़ेगा पीहू, तुमको पैसों की ज़रूरत है ना, मुझे अच्छे से पता है। और तुमने अगर हमारी मैम को खुश कर दिया ना तो तुम्हारी सैलरी ना ट्रिपल। तो पीयू सुन के ही बोलती पक्का ट्रिपल। तो मैनेजर बोलते कि हाँ बेटा ट्रिपल, और अच्छे से बनाना, और कोई अच्छा शेफ़ भी नहीं है, छुट्टी पे गए, तुम अकेले ही हो, तो प्लीज़ मेरी इज़्ज़त बचा लो, नहीं तो मैम हम सबकी जान ले लेंगे। तो पीहू भी एग्री हो जाती है और उनके लिए खाना बनाती है और खाना को ना बहुत अच्छे से सर्व करती है। और बोलती है कि मैनेजर अंकल हो गया, चाहिए आपकी मैडम को दे दीजिए। तो उतनी देर में ना मैम का कॉल आता है मैनेजर के पास कि 20 मिनट हो गए, टाइम का कुछ पता नहीं है क्या तुमको, और इतना टाइम क्यों लग रहा था तुमको हाँ मेरा कॉल उठाने में। तो मैनेजर बोलता है कि मैम वो तो मैं बस आपका ही खाना देख रहा था, हुआ हुआ कि नहीं। तो प्रज्ञा बोलती कि अच्छा तो खाना मुझसे बढ़ के हो गया है? मेरा कॉल आया तो एक रिंग में उठना चाहिए, ये बात तुमको पता है कि नहीं। तो मैनेजर बोलते हाँ 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 मैम पता है। तो बोलती कि मेरा खाना भेजो जल्दी से, भूख लगी है मुझे, ऐसे बोल के ना मैनेजर को धमका देती है। तो मैनेजर कॉल काट के ना पीयू की तरफ देखने लगता है। तो अंकल, तो पीयू बोलती है अच्छा अंकल तो फिर मैं चलूँ। तो मैनेजर बोलते कि पीयू बेटा वो तुमसे ना कुछ कुछ काम था। तो पीयू बोलते बोलिए अंकल, मेरी सैलरी अभी देनी है क्या या टाइम पे देना है। तो वो जो मैनेजर होते हैं ना वो बुजुर्ग होते हैं थोड़े से। तो पीयू को बोलते कि बेटा मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ ना। तो बोलते कि हाँ अंकल, तो मैं कुछ बोलूँगा तुमसे फेवर मांगूंगा तो तुम मान जाओगी ना। तो पीयू बोलती कि हाँ अंकल, इतना सोचने वाली क्या बात है, आप बिंदास बोलिए। तो बोलती कि फिर बेटा तुम मैडम के पास ये सारा खाना लेके जाओ ना,
वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है और मेरे ऊपर इतना बरस गई, अगर मैं ये खाना लेके आऊँगा तो पक्का मेरे मुँह पे ही फेंक देगी। तो पीहू बोलती कि नहीं, नहीं बाबा, मुझे जाना ही नहीं है आपके मैनेजर के पास, क्या पता मेरे मुँह पे फेंक दे दो। तो बोलती कि वो तो मैनेजर अंकल बोलते हैं कि बेटा तुम अगर गई ना तो तुम्हारी सैलरी और ट्रिपल हो जाएगी। तो पीहू बोलती कि अंकल आप ठीक हो ना? तबीयत ठीक है आपकी? पहले ही मेरे को 2 गुना सैलरी ज़्यादा दे रहे हो, फिर 3 गुना और एक्स्ट्रा उसमें ऐड। सच में तबीयत ठीक है ना अंकल आपकी? ऐसे बोल के ना उनका सर देखने लगती है। तो जो क्या बोलते हैं उसके अंकल बोलते हैं कि बेटा प्लीज़ अपने अंकल के लिए इतना नहीं बोलोगी करोगी। तो भी बोलती है कि अरे अंकल इतना टेंशन मत लो, मैडम ही है कौन-सा खा जाएगी, कौन-से फ्लोर में जाना है? तो बोलते हैं कि बेटा लास्ट फ्लोर 13th फ्लोर जो गैलेक्सी फ्लोर है ना वहाँ पे मैडम का रूम है, वहाँ पे तुमको लेके जाना पड़ेगा। और पीहू भी एग्री हो जाती है और वो सारा खाना लेके ना लिफ्ट में चली जाती है। जैसे 13 फ्लोर का गेट खुलता है ना भाई, वो फ्लोर देख के ना पीहू की आँखें एकदम चमक जाती है, एकदम चमक जाती है। और वो फ्लोर होता ही नहीं है, वो बहुत बड़ा घर होता है। मतलब जो उनके क्या बोलते हैं होटल का ना सबसे जो लास्ट फ्लोर होता है ना वो प्रज्ञा का घर ही होता है बोल सकते हैं हम। लिफ्ट उसके रूम में ही खुलती है और जैसे ही पीहू की नज़र जाती है ना हर तरफ सारी की सारी एक्सपेंसिव चीज़ें, लग्जरी लाइफ, पीहू बोलती है कि यार मैंने ये वाला फ्लोर कभी पहले क्यों नहीं देखा, इतना शानदार। इस वाले फ्लोर के आगे बस एक नज़ारा भर देख लेने से अगर मुझे खाने भी खाने पड़े ना मैं तो खा लूँगी यार, मैं तो फ्री में आ जाऊँ इस फ्लोर में, कितना ब्यूटीफुल है। ऐसे बोल के ना वो जो खाने का जो ट्रॉली होता है ना उसको वहीं पे छोड़ के ना इधर-उधर वो सारी चीज़ें देखने लगती है। तो उतने देर में ना वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक लेडी बाहर निकलती है। अभी भी बिज़नेस सूट में ही होती है, मतलब ब्लेज़र नहीं पहनी होती है, शर्ट और पैंट पहनी होती है और हाई पोनीटेल की होती है। तो अभी भी ना वो मतलब आती है और पीहू को देखती है। पीहू हर चीज़ को एकदम से छू रही होती है। तो वो ना एकदम बोलती कौन हो तुम? और यहाँ पे क्या कर रही हो? तो पीहू एकदम घबरा के ना उसकी तरफ देखते हुए बोलती सॉरी मैम, वो मुझे मैनेजर मैनेजर अंकल ने आपका वो खाना तो पूछती कि तुम इस होटल की स्टाफ हो? तो पीहू बोलती कि यस मैम। तो बोलती कि तुम्हारी यूनिफ़ॉर्म कहाँ है? तो पीहू बोलती कि यस मैम। तो बोलती कि यस मैम नहीं, तुम्हारी यूनिफ़ॉर्म कहाँ है? तो बोलती कि वो मैम मेरा मेरा जस्ट ऑफ ही होने वाला था तो मैंने चेंज कर दी थी। तो बोलती कि अच्छा ऑफ होने वाला था तुम चेंज कर दी थी और फिर से आ गई तो फिर यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनोगी? तो फिर बोलती कि सॉरी मैम, आइंदा से ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो जो होती है ना प्रज्ञा बोलती कि गलती तुमको तभी होगी ना जब तुम इस होटल में रहोगी। तो पीहू बोलती कि मैम मैं कुछ समझी नहीं। तो बोलती कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी 1 मंथ की सैलरी कट या तो तुम इस जॉब से रिज़ाइन दे सकती हो। तो ये सुन के ना पीहू एकदम घबरा जाती है और सर नीचे करती है और बोलती है कि मैम इट्स ओके, मेरी सैलरी कट कट कर दीजिए। तो प्रज्ञा बोलती कि मुझे क्या भूखे मारने का प्लान है? तो स पीहू बोलती कि मैम, तो प्रज्ञा बोलती कि भूखे मारने का प्लान है क्या मुझे? तो पीहू बोलती कि नो नो मैम। तो बोलती तो खाना खिलाओ मुझे, वहाँ पे खड़ी क्यों हो तुम ऐसे, हाँ? ऐसे बोल के ना गुस्से में उसको बुलाती है। तो पीहू ना एकदम घबराते-घबराते वो खाना लेके ना उसके जो टेबल होता है ना वहाँ पे रखती है और जब प्रज्ञा डिश देखती है ना वेल सेटल, मतलब वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से उस डिश को सजाया हुआ होता है और जब वो बाइट लेती है ना डिश की, उसके मुँह में ना एकदम पानी आ जाता है। वो बहुत मज़े से ना वो डिश को खाने लगती है और पीहू की तरफ देखती है। पीहू अभी भी वहीं पे खड़ी होती है। तो बोलती कि ये तुमने खाना बनाया है? तो पीहू बोलती कि यस, 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 यस मैम, ये ये मैंने मैंने ही बनाया था। तो बोलती है ठीक है फिर तुम्हारी सैलरी कट कैंसल। जाओ, तुमने अच्छा खाना बनाया था, मैं सर पे क्यों खड़ी हूँ, तुमको नीचे नहीं जाना है? तो पीहू बोलती कि ज ज ज ज जाना है मैम, जाना है। तो बोलती कि विदिन अ सेकंड तुम अगर नहीं गई यहाँ से तो तुम्हारी सैलरी फिर से कट। तो पीहू ना एकदम भागते हुए वहाँ से नीचे जाती है, एकदम लिफ्ट पकड़ के बोलती कि भगवान जी मेरी किस्मत में क्यों इतना ऐसे लोग लिखे होते हैं? कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता क्या? सारी की सारी टेंशन मेरी ज़िंदगी में ही आने होते हैं। भगवान, भगवान, भगवान क्या-क्या सोच के मेरे को पैदा कर दिया इस दुनिया में? ये करो, वो करो, सारी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ, मुझे तो ऐसा ही फ़ील होता है, हे भगवान बचा ले मुझे, ऐसे बोल के ना नीचे जाती है और एकदम घूर के मैनेजर अंकल को देखती हुई बोलती है, मैनेजर अंकल आपने जानबूझ के ये किया ना? तो बोलते कि क्या क्या किया मैंने बेटा? तो बोलते कि अभी-अभी ना मेरी सैलरी कट होने से बच गई
और हम रखिए, आपका ट्रिपल सैलरी नहीं चाहिए, जितनी सैलरी है ना मेरी उतनी ही दे दीजिए, और आइंदा से मुझे मैडम के पास बिल्कुल मत भेजिएगा। वो राक्षसनी है, राक्षसनी। उनकी नज़रें ऐसी है जैसे मुझे ज़िंदा खा जाए। तो ये सुन के ना मैनेजर अंकल एकदम हँसने लगते और बोलते, बेटा बहुत अच्छी है वो, बस थोड़ी-सी स्वभाव की वैसी है। तो बोलती कि हाँ, स्वभाव की ही वैसे बोल रही हो, राक्षसनी है वो, मुझे उनके पास कभी कभी भी नहीं जाना है अंकल, प्लीज़ 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 प्लीज़। और वैसे भी मेरा बहुत वीक ऑफ, मेरा भी ऑफ टाइम हो गया है, मुझे ना बाहर जाने दीजिए प्लीज़, ऐसे बोल के ना वो सारा का सारा जो अप्रैल वगैरह सब कुछ पहनी होती है ना, वो निकाल के रख देती है और अपने रूम में चेंज करके ना वो बाहर की तरफ जाने लगती है। और वो इतनी ज़्यादा भाग-भाग के जा रही होती है ना, एक गाड़ी के सामने वो आ जाती है और गाड़ी वहीं पे रुक जाती है, और गुस्से से ना वहाँ से फिर से निकलती है प्रज्ञा और बोलती कि मरने का इतना शौक है ना, दूसरों की गाड़ी के सामने जाके मरो, मेरी गाड़ी के सामने क्यों मर रही हो? तो वो बोलती, पी बोल के सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं था। तो बोलती कि तुम पिद्दी सी लड़की, तुम देख के नहीं चल सकती थी? तो प्रज्ञा पीयू बोलती, मैं पिद्दी नहीं हूँ। तो बोलती कि पिद्दी ही हो, कितनी साल है तुम्हारी? हाँ। तो पीयू अपनी एज बताती है उसको, तो बोलती कि ठीक है, देखा बच्ची ही हो ना, फिर भी तुमको इतना सारा काम करना है, बेटा जाके ना तुम पढ़ाई करो, मेरा ना दिमाग खराब मत करो। और तुम जैसे छोटे लोग ना, तुम लोगों से तुम मैं मुंह भी लगाओ ना, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, छी। ये ऐसे बोल के ना रुमाल निकालिए ना अपना हाथ पोंछने लगती है। तो ये देख के ना पीहू को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो इंसान ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती। और प्रज्ञा वहाँ से ना गाड़ी निकाल के ना चली जाती है। तो पीहू एकदम से ना दिमाग को उसका ना हिल जाता है, एकदम से ना किक मारती है और वहाँ पे बोलते, बुड्ढी कहीं की, आधी उम्र निकल गई है फिर भी इतना घमंड। हाँ, किस चीज़ का इतना घमंड है? बट मतलब क्या 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 लड़की है, हाँ? मुझे घमंड दिखा के चली जाएगी, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? आधी उम्र तो खुद की चली गई है और मुझे मुझे बच्ची बोल रही है। इसको तो ये अगर मेरी बॉस नहीं होती ना, इसको ना बम से उड़ा देती मैं, बम से। पता नहीं किस बुड्ढी से मेरा पाला पड़ गया, ऐसे बोल के ना वो एकदम गुस्सा हो जाती है और वो कैब पकड़ के ना अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। और उसके फ्रेंड्स के पास जाती है तो बोलती कि तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? तो उसके फ्रेंड बोलते हैं, हाँ बोल ना क्या हुआ? तो बोलती है, आज उस बुड्ढी से ना पाला पड़ गया मेरा। तो फिर तो उसकी फ्रेंड का नाम होता है अंकिता। अंकिता बोलती है कि कौन सी बुड्ढी? तो बोलती है कि हमारी बॉस मिस प्रज्ञा राठौर, जो मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन आवर कंट्री जो है। तो बोलती कि अच्छा हमारी बॉस है, मतलब प्रज्ञा भी, मतलब अंकिता भी उसी की कंपनी की होती है, बट उसकी दूसरे ब्रांचेस में होती है, मतलब उनका बहुत सारा ब्रांच होता है, फैशन, कॉस्मेटिक बहुत सारी। तो अंकिता ना उसके कॉस्मेटिक ब्रांड में होती है, तो वहाँ पे ना प्रज्ञा के उतना आना जाना होता ही नहीं है। तो बोलते कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ब्रो, तो ये होटल वगैरह में मत घुस, तुझे ही घुसना था। अब वहाँ पे घुसेगी तो उससे सामना होगा ही, तुझे नहीं पता क्या कितनी घमंडी औरत है वो? आधी जवानी उसकी चलेगी फिर भी घमंड उसका छाता ही नहीं है। तो पीयू बोलते कि हाँ, और वही तो शादी करके घर क्यों नहीं बिठा लेती वो? हमारा खून चूसने के लिए रोज-रोज आ जाती है। और फॉरेन गई थी ना यार, सुकून था। होटल के सारे लोग ना सुकून से जी रहे थे और मुझे समझ नहीं आता, फॉरेन कंट्री से आई तो घर जाना चाहिए ना, होटल क्यों आई वो वहाँ? तो बोलते कि यार ये बड़े लोग और इनका सीक्रेट छोड़ना, हमें क्या लेना देना उससे। और वैसे भी अ, उसकी शादी होने वाली है। तो बोलती कि हाँ, पता है मैंने भी न्यूज़ में सुना था, कल उसकी शादी है ना। तो पीहू बोलती कि हाँ, हाँ मैंने देखा था। तो वो अंकिता बोलती, तुझे पता है उसकी शादी किससे हो रही है? तो पीहू बोलती, किससे हो रही है? बोलती कि कोई लड़की है और वो भी बहुत अच्छी खासी बिज़नेस फैमिली से है। तो पीहू बोलती, क्या एक लड़की से उसकी शादी? मतलब शी इज़ अ लेस्बो? तो अंकिता बोलती कि हाँ यार, मुझे तो लगा था कोई मोस्ट हैंडसम लड़के से शादी करेगी। ज़िंदगी के आधे साल ऐसे ही गुज़ार दिए, तो मुझे लगा था किसी प्रिंस चार्मिंग का ही वेट कर रही होगी, बट यहाँ तो ये किसी प्रिंसेस का ही वेट कर रही थी। छोड़ ना, ये बड़े लोग और इनके चोचले हमें क्या। तो फिर बोलती, हाँ यार देखने में तो वैसे बहुत सही है। तो अंकिता बोलती है कि हाँ, तू सच में उतना गौर से देखी? तो ये बोलती है कि हाँ यार, लगती ही नहीं है वो 33 की है। मुझे तो लगा कि वो 25-26 की होगी। तो अंकिता बोलती है, ब्रो तेरे भी नज़रिया उसको देख के बोल तो नहीं रहे ना? तो पीहू बोलती, शट अप ब्रो, आई एम नॉट अ लेस्बो, समझी ना? और मम्मा के पास जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है, आई गो टू गो, ठीक है ठीक है, चल बाय बाय, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से उठ के अपनी मॉम के पास जाने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रज्ञा है अपने घर आती है और उसकी मम्मा उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल होके बोलती है, मेरा बच्चा आ गया, कल तुम्हारी शादी है, तुमको याद है ना? तो प्रज्ञा बोलती है, मम्मा कि इमोशनल अत्याचार वगैरह मेरे सामने मत करो यार, शादी है ना, मंडप पे बैठ जाऊंगी मैं, मुझे पता है, मैं तो घर पे बस फाइल लेने आई थी, मेरी बहुत सारी मीटिंग है, तो मुझे जाने दो। तो बोलती, बेटा कल तुम्हारी शादी है, फिर भी तुम
उस लड़की से एक बारी मिल तो लो। तो बोलती कि क्या करना है मम्मा, मिल के शादी करके मिल ही लूँगी ना उससे, और वैसे भी उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है तभी ना मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई। तो जो जानना होगा मैं उसको शादी के बाद जान लूँगी, और वैसे भी मुझे इस शादीबाजी से कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे बस उस बिज़नेस प्रपोज़ल का इंतज़ार है जो इस शादी के बाद मिलेगी। अब हटो और पापा को भी बोलो कि विदिन 20 मिनट मुझे ऑफ़िस में मिले। हाँ, तो वैसे कह के ना अपने रूम में चली जाती, तो उसकी मम्मा उसकी दादी की तरफ देखती है और बोलती है इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता, कल इसकी शादी है, हमने इसकी बात मान के लड़के से ना करके लड़की से भी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए, बट इस लड़की को थोड़ी सी भी अकल नहीं है। हम इसका खुशी ही चाहते हैं, बट ये लड़की खुद ही अपना खुशी नहीं चाहती, तो हम इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। हाँ जी, आप ही समझाइए ना उसको। तो उसकी जो दादी होती है ना प्रज्ञा की, बोलती कि बहू, मैं तुम्हारी बेटी को ना समझा ही नहीं सकती, और वो जो करती है हमारे लिए तो करती है ना, इतना काम किसके लिए कर रही है, और उसकी खुशी जिसमें है उसको वही करने दो ना। ठीक है, उसको शादी में हल्दी मेहंदी ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है तो शादी करने दे, और वैसे भी शादी के लिए ना लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी होता है, ये सारे रिचुअल नहीं। तो उसकी खुशी जिसमें है ना उसको वही करने दो, इतना परेशान मत करो। तो उसकी जो मम्मी होती है ना, प्रज्ञा की मम्मी, बोलती है कि माँ जी, आप ही ने ना इस लड़के का ना मुँह बढ़ा रखा है आपने और इसके पापा ने। मुझे ना कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसे बोल के ना किचन में चली जाती है। तो थोड़ी देर में ना प्रज्ञा ऐसे नीचे आती है, उसकी दादी के ऊपर नज़र पड़ती है, तो एकदम से अपनी दादी के पास आती है, उनको हग करती है और बोलती है दादी आप ठीक हो? तो बोलती कि हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, बट कल तुम्हारी शादी। तो प्रज्ञा बोलती कि ओके ओके दादी, कल मेरी शादी है मुझे पता है, इस खुशी में आप अच्छे-अच्छे ड्रेस पहनिए और एकदम हीरोइन लगी है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा एन्जॉय कीजिए, मैं मंडप पे पहुँच जाऊँगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और भी कूल दादी, आप मेरी कूल दादी हो ना, ये क्या रिचुअल-विचुअल में फँसा रखा है? चलिए मुझे ना देर हो रही है, मुझे एक मीटिंग के लिए अर्जेंट जाना है, मैं जाऊँ? तो उसकी दादी बोलती कि हाँ, हाँ बेटा जाओ। तो वो अपनी मम्मा को आवाज़ देती कि मम्मा पापा को विदिन 20 मिनट भेज देना ऑफ़िस में, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोर्ड ऑफ मेंबर की। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से भाग के चली जाती है। दूसरी तरफ जब जो वो पीहू ना हॉस्पिटल जाती है ना, तो हॉस्पिटल में ना उसकी मम्मा को वेंटिलेटर खोला जा रहा होता है। तो बोलती है कि ये सब क्या जा रहा है हाँ? डॉक्टर, नर्स ये क्या चल रहा है? मेरी मम्मा का वेंटिलेटर क्यों खोला जा रहा है? वो साँस कैसे लेगी? तो डॉक्टर बोलते कि देखो मैम, आप यहाँ की फ़ीस ना ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गया है नहीं भरे, और हम फ्री में किसी भी पेशेंट को नहीं रख सकते। हम इनको सरकारी हॉस्पिटल भेज दे रहे हैं, वहाँ पे उनका जितना ट्रीटमेंट होगा, होगा। तो फिर बोलते कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज़ मेरी मम्मी की ज़िंदगी का सवाल है, उनके अलावा मेरा मेरा कोई नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटी नहीं है। प्लीज़ आप उनको बाहर मत निकालिए। तो डॉक्टर भी बोलता है कि बेटा देखो, जाके फ़ीस का अरेंज करो, अगर फ़ीस होता है तो मैं तुमको 1 डे का टाइम दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा का नहीं। तुम फ़ीस का अरेंज करो, और फिर 1 दिन के बाद अगर तुम्हारी फ़ीस नहीं हुआ तो हम तुम्हारी मम्मी को 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रखेंगे, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देंगे, तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तो फिर ये बात सुन के ना पीहू एकदम, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। उसकी मम्मी को देखती है, हग कर लेती है, फिर से सारे नर्स उनको ना ऑक्सीजन वगैरह जो तारें वगैरह लगी होती है ना हाथ में वायर पर, वो सारी चीज़ें लगाती है, और पीहू अपनी मम्मी को बस देखती रहती है और बोलती है मम्मी 2 मंथ हो गया है मम्मी, की आवाज़ सुने, प्लीज़ उठ जाओ ना, मुझसे बातें करो ना, मैं आपको खोना नहीं चाहती मम्मी, हाँ प्लीज़ खुद को सही रखिए, मैं सब कुछ इंतज़ाम कर दूँगी, सारे पैसों का भी इंतज़ाम कर दूँगी, बस आप मुझे चाहिए, आपके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़े ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। होटल में बोल के देखो कि हर मंथ सैलरी मिल जाएगी, पर मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं आपकी फ़ीस भर सकूँ, मैं कैसी बेटी हूँ? मुझे मुझे तो कुछ, मैं आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे बोल के ना वहाँ पे ना बैठ के रो रही होती है। तभी ना वहाँ पे एक हाँ 50-60 साल का बुड्ढा आता है और बोलता है कि तो तुमको पैसे चाहिए? तो पीहू ना उसकी तरफ देता है और बोलता है कि मैं तुमको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारी मम्मी के जितने भी अब तक के सारे ट्रीटमेंट का खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मुझे एक काम करना पड़ेगा, तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो तो पीहू बोलती कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। तो वो अंकल जो होता है ना बोलता है कि ठीक है, तुमको कोई गलत काम नहीं करना है, बस किसी की ज़िंदगी ख़राब करनी है। तो पीहू बोलता है कि मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकती, मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो बोलती है कि तुम सुन तो लो, तुम्हें किसी से शादी करनी है,
तो ये सुन के ना पीहू के पैरों के नीचे ना ज़मीन खिसक जाता है। बोलती पागल पागल अगल हो गई हो क्या? मैं किसी से शादी-वादी नहीं करने वाली। मैं तो अभी खुद ही बच्ची हूँ। 20-21 साल की हूँ मैं। मेरी मम्मी आईसीयू में पड़ी है और आपको मेरी शादी करवानी है। तो पीछे से ना एक लड़की आती है और बोलती सोच लो, हाँ, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी मम्मी कल को तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैंने तो तुम्हें इतना अच्छा ऑफ़र दिया है कि किसी से शादी करने का। तो उस लड़की को वो एकदम क्वेश्चन वाले मार्क से देखने लगती है। तो वो लड़की बोलती है कि हाय, माय नेम इज़ प्रियंका, प्रियंका भारद्वाज, और मेरी शादी होने वाली है, वो भी एक लड़की से। बट वो लड़की है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट वो मुझे जिस हिसाब से एटीट्यूड दिखा रही है, उसने ना ही मुझे एक बार नहीं मिली मुझसे, ना ही मुझसे एक बार बात की, और मेरी फ़ोटो तक नहीं देखी जहाँ तक मुझे पता है, और मुझसे कल शादी करने वाली है। तो पीयूष सुन के शॉक हो जाते हैं, बोलती कि एक लड़की से, पर आप तो इतनी इतनी ज़्यादा सुंदर हो और अच्छी खासी फैमिली से भी दिख रही हो, आपको एक लड़की से शादी करने की क्या क्या ज़रूरत है? तो प्रियंका बोलती एग्ज़ैक्टली, मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रेट गर्ल ही चाहिए थी, उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। उसने मुझे रिजेक्ट किया है ना, पैसों के लिए बस मुझसे शादी करके मेरी लाइफ को हेल करने की सोची थी वो। अब उसको पता चलेगा कि एक स्ट्रेट गर्ल जब उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी और वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो फिर मज़ा आएगा ना उसकी लाइफ ख़राब करके। हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुमको बस मंडप तक जाना है मेरी जगह, और उसके बाद तुम चाहे मंडप से भाग जाओ, उसके साथ रहो, कुछ भी करो, मुझे उसी से कोई लेना देना नहीं है। तुमको बस उसके साथ मेरी जगह मंडप पे बैठ के 7 फेरे लेने होंगे। उसके बाद डील डन, और तुम्हारी मम्मी का बिल पे हो जाएगा और उनके आगे के ट्रीटमेंट का सारा पैसा मैं उठाऊँगी। तो शर्त मंज़ूर है तो बोलो। तो फिर बोलती कि मैं कि मुझे लड़की नहीं। तो बोलती कि सोच लो, तुम्हारी मम्मी की लाइफ चाहिए या तुमको, हाँ, ये शादी से तुम्हारी मम्मी की लाइफ मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी। तो फिर बोलती है ठीक है, मेरी मम्मी के लिए मैं खुद को भी बेच दूँ, ये तो बस एक शादी है। मैं मैं ये शादी शादी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोल के ना वो प्रियंका से एग्रीमेंट कर लेती है, और प्रियंका भी उसको बहुत सारे पैसे बिल पे कर देती है। और वो जो बुड्ढा होता है ना, उसको चुपके से और अपना वेश बदल के ना जो प्रज्ञा है उसके घर ले जाता है, और मतलब उसके घर नहीं ले जाता है, मतलब अगले दिन उसके घर ले जाता है, जहाँ पे घर नहीं होता, जो बुक किए होते, बहुत बड़ा विला बुक किए होते वहाँ पे। यहाँ पे प्रियंका की जगह ना वो पीहू को ले जाता है, और प्रियंका की सारी साड़ी की ज्वेलरी सब कुछ जो प्रियंका की होती है ना, उसको पहनाया देख के ना वहाँ पे मंडप पे बिठाया जाता है। पीहू की आंखों से ना आंसू बहे जा रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि मेरी मम्मी का सपना था मुझे दुल्हन बना देखने का, पर मैं क्या कर रही हूँ, पर मम्मी आपके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना अपनी मम्मी के फ़ोन में अपनी मम्मी की फ़ोटो को देख के उनको टाइट हग कर लेती है और रो रही होती है। उतनी देर में ना दरवाज़ा नॉक नॉक होता है, और जो प्रज्ञा की मम्मी होती है ना, वो एंटर करती है, बोलती है बेटा आप रेडी हो गए? तो एकदम से ना वो सर हिलाती है। तो प्रज्ञा की मम्मी बोलती है कि बेटा हम इतने ज़्यादा वो नहीं है पुराने ख़्यालात के, तुमको ये तुमको ये घूंघट-वूंघट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम उठा लो ये घूंघट। तो वो ना पीहू बोलती है कि ऐसे ना नाम में सर हिलाती है, तो बोलती है बेटा तुम क्या हो गया? तुम इतनी ज़्यादा बोल क्यों नहीं रही हो? चुप-चुप तुम इतना बोलने वाली, आज कुछ भी नहीं बोल रही हो। तो पीहू ना कुछ भी नहीं बोलती है, और उसके हाथ में ना एकदम घबराहट के मारे एकदम काँप रही होती है। उतनी देर में ना जो प्रज्ञा की कज़न होती है ना, वो आ जाती है, बोलती है कि अरे चाची आप अभी तक भाभी को लेके नहीं गए, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त का टाइम नहीं हुआ है। और एक तो प्रज्ञा दी अभी तक तो आई भी नहीं है, और आप उनको भी कॉल कीजिए ना, ऐसे बोल के ना वो अपनी चाची को बोलते, तो उसकी चाची ना प्रज्ञा को कॉल लगाने लगती है, बोलती कहाँ हो तुम? तो बोलती कि मम्मी मैं मंडप में पहुँच रही हूँ, दुल्हन को बिठाइए, मैं पहुँच रही हूँ। तो बोलती बेटा पर तुम तैयार, बोलती कि तैयार होना ज़रूरी नहीं है, और तैयार हो गए ना मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, और शादी करके ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और वैसे ही मुझे ना इस बिज़नेस डील से लेना देना है, इस शादी से कुछ नहीं। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। तो उतनी देर में ना उसकी जो कज़न होती है, बोलती कि अरे भाभी चलो, ऐसे बोल के ना अपनी भाभी की तरफ देखती है, बोलती कि अरे ये तीखी मिर्ची कब से घूंघट करने लगी, पहली दफ़ा इसको देखा था तो ये तो बिखरी में थी,
और आज घूंघट में स्टेज, हाँ, ऐसे बोल के ना इतना नहीं सोचती क्योंकि उसको देर हो रही होती है और पीहू को ये लोग ले जाते हैं मंडप पे और शादी की रस्में स्टार्ट हो रही होती है। पीहू की आँखों में बहुत ज़्यादा आँसू हो रहे होते हैं। वो वहाँ से उठ के भाग जाना चाह रही होती है, बट वो वहाँ पे बैठी होती है और कंटिन्यूअस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। उतनी देर में ना हमारी प्रज्ञा की एंट्री होती है। वो बिज़नेस सूट में आती है, अपना ब्लेज़र उतार के वहाँ पे जो नौकर होता है ना उसको देती है और डायरेक्ट मंडप पे बैठ जाती है। उसकी मम्मा उसको क्वेश्चन भरे मार्क में देखती है तो वो उसकी मम्मा को बोलती है, नहीं मुझे ऐसी शादी करना है, आपको मंज़ूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं उठ के जाती हूँ। तो उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते और एक के बाद ना एक मंत्र पढ़ी जाती है और पहले में जो 7 फेरे होते हैं ना, वो फेरे स्टार्ट हो जाते हैं, बट फिर वो उठ ही नहीं रही होती है। तो उसको ना प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और एकदम से उसका हाथ उठाती है और फर्स्ट के फेरे वो लेती है और पीहू को खींचते हुए वो फेरे लेना स्टार्ट करती है। बट पीहू ना वो फेरे भी नहीं लेना चाह रही होती है, उसका मन कर रहा होता है कि प्रज्ञा के हाथों से वो हाथ छुड़ाए और भाग जाए वहाँ से। पर वो भी नहीं कर पा रही होती है। वो एकदम खुद को ना बंधा हुआ महसूस कर रही होती है। जो सपने उसने सजाए थे अपनी शादी को लेके, हर एक फेरों के साथ हर एक वचन, ऐसा होगा, वैसा होगा। हर लड़की के ना बहुत सारे ड्रीम होते हैं और पीहू के भी बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बट उसके एक भी ड्रीम पूरे नहीं, ऐसे ही उसके ड्रीम बर्बाद हो रहे होते हैं और फेरे इनके स्टार्ट हो जाते हैं। फेरे ख़त्म होने के बाद ना जैसे ही सिंदूर दान का टाइम आता है ना, तो पीहू का ना मन वहाँ से उठ जाने का मन करता है और वो लिटरली उठ जाती है। पर वहाँ पे जो उसकी सास होती है ना, पीहू को पकड़ के ऐसे नीचे बिठा देती है, बोलती है कि बेटा खड़े होके सिंदूरदान नहीं होता, बैठ के होता है, बैठी रहो, ऐसे बोल के ना उसको नीचे बिठा देती है। और प्रज्ञा ना वही क्या बोलते हैं कि उसके अंदर से ना दुपट्टा के अंदर से ही, पल्लू के अंदर से ही उसको उस मांग में सिंदूर भर देती है। और जैसे उसकी मांग में सिंदूर भरता है ना, पीहू की आंखों से ना कंटिन्यूसली आंसू बह जाते हैं और उसकी माँ की एक बात उसको याद आती है कि सिंदूरदान ना हर लड़की का सपना होता है, जिसके साथ ना बहुत सारी खुशियाँ आती है और मुझे यकीन है तुम्हारे सपनों का राजकुमार आएगा और तुमको बहुत खुश रखेगा, तुम बहुत खुश रहोगे। ये सारी चीज़ें ना उसको याद आ रही होती है और उसकी आंखों से ना कंटिन्यूस आंसू बहे जा रही होती है और फिर मंगलसूत्र पहनाने की बारी होती है और प्रज्ञा बिना देखे अभी भी मंगलसूत्र उसके गले पे बांध देती है। और उतनी देर में ना वहाँ से प्रियंका आती है, बोलती है कि रुको, ये शादी नहीं हो सकती, मैं यहाँ हूँ। और 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 सबके उसको देख के ना एकदम शॉक हो जाते हैं। पीहू एकदम से घबरा जाती है और मंडप से उठ के ना एकदम वहीं से भागने लगती है। प्रज्ञा बोलती है रुको, तो पीहू बिल्कुल भी नहीं रुकती, एकदम भागती रह जाती है। प्रज्ञा उसके पीछे पीछे भागती बोलती कार को रोको, बट वो किसी की बात भी नहीं सुन रही होती है और वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। प्रज्ञा उसके पीछे पीछे जाती है तो उसके जो होता है ना दुपट्टा, उससे उसका पैर लग जाता है और पीहू का दुपट्टा एकदम नीचे गिर जाता है और उसके जो काले घने बाल एकदम से ना उसके नीचे गिर जाते हैं और बहुत गहरे काले होते हैं। एक पल के लिए ना प्रज्ञा बस देखती रह जाती है पीहू को। थोड़ा और आगे बोल के जैसे ही वो रोकने की कोशिश करती है ना, उसका हाथ पकड़ती है। उसके हाथ में एक पी का टैटू होता है और उस टैटू वो हाथ पकड़ी होती है ना, तो फिर वो उसको हाथ भी छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड ना प्रज्ञा को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। तो उतनी देर में ना फिर वो वहाँ से निकल के भाग जाती है। प्रज्ञा की आंखों में एकदम बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी होता है और नीचे घर के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा कि दुल्हन कौन थी और किसी ने अभी तक दुल्हन का चेहरा तक भी नहीं देखा होता कि वो कौन थी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे इन दोनों की कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपनी स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।